Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College, number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Today we are going to study second lecture of a nuclear physics course, which is about nuclear masses and mass spectrometer. How can we determine nuclear masses quantitatively and then experimentally? So these two effects will be studied in today's lectures. So first of all, we define how can we estimate nuclear mass. As you know that mass is always measured in terms of gram or kilogram. But the size of the nucleus, when you estimate nuclear size with atomic size, atom is relatively 10 power 4 times greater than its own nucleus. Or you can say nucleus is relatively 10 power 4 times smaller than size of the atom. So how can we express a nuclear mass in terms of gram or kilogram? While gram or kilogram is the biggest unit which is generally utilized for large scale or observable particle or observable matter, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनको नेकेड आई से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लार्ज स्केल में, जिनका साइज डायमेंशन या जिनको फिजिकली एवेल्युएट या ऑब्जर्व किया जा सके, उनके मासेस को हम किलोग्राम या ग्राम में रखते हैं. तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ इतने ग्राम होगा या इतने केजी होगा. जिस चीज़ की फिजिकल डायमेंशन ही नहीं है, नेकेड आई से वजूद ही नहीं है, तो उसके मास को ग्राम या केजी में डिफाइन करना ये एक मीनिंगलेस डिस्कशन है. तो 1961 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लोगों ने एक स्केल डिफाइन किया जिसे कहा जाता है यूनिफाइड स्केल. और इस यूनिफाइड स्केल के ऊपर न्यूक्लियर मासेस को एटॉमिक मास यूनिट के कॉन्सेप्ट से डिफ़ाइन किया गया. और इसको डिफ़ाइन करते वक्त एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया जिसको कार्बन 12 कहते हैं. अब ये जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है कार्बन 12, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. एक तो ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट था और दूसरा इसकी रिलेटिव एबंडेंस ऑलमोस्ट 98 to 95% थी. यानी नेचुरल परसेंटेज जो है इस प्लेनेट पे इसकी एबंडेंस जो है वो 98% थी. स्टेबल एलिमेंट था और इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में थे, यानी नॉन पेयरिंग टर्म नहीं थी. तो जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियन पेयरिंग फॉर्म में हो वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है. तो इन चंद एक प्रॉपर्टीज़ की बिना पे कार्बन के मास को स्टैंडर्ड माना गया और 1 न्यूक्लियर मास को डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड स्केल में जब डिफाइन की गई तो ये इक्वल होती है, इट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. यानी हाउ कैन यू डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट? इस बोर्ड पे मैंने लिखा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इट इज़ द मास ऑफ 1/12 of mass of carbon 12 isotope, or you can say it is the mass of 12th part of mass of carbon 12 isotope. जब आप 12th पार्ट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो 1/12 नहीं कहेंगे, तो वो अंडरस्टूड होता है कि एक पार्ट में से 12th 12वां हिस्सा, यानी एक पार्ट का 12वां हिस्सा. और अगर आप 12th पार्ट नहीं कहते हैं तो आप कहेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या आती है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमने न्यूक्लियर के मास को ग्राम या किलोग्राम नहीं कहना, क्योंकि वो तो बहुत बिगेस्ट चीज़ है क्लासिकल फिज़िक्स में, ऑब्जर्वेबल मैटर के लिए यूज़ की जा रही है. तो जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को आप इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर. ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ आए हो कि अगर मैं कार्बन का मास लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो 12 AMU, इसको मैं ग्रामों में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 12 AMU कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन विच कंटेन 1 मोल. तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 1 मोल. एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन equal and constant number of Avogadro number which are
आइदर इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है तो ये जो तादाद है ये 1 मोल के अंदर कितने आएगी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स होता H2O वाटर मॉलिक्यूल, CO2, तो फिर नंबर यही होता 6.02 10 पावर 23। आप यहाँ क्या लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता NaCl फॉर एग्जांपल, सोडियम पे पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, तो उसके अंदर भी 6.02 10 पावर 23 मैग्नीट्यूड यही होता, लेकिन आगे क्या लिखते हैं आयंस लेते। तो ये चीज़ एक समझने वाला नुक्ता है कि यो एवोगैड्रो नंबर माइट बी इन टर्म्स टेकन इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, तादाद सेम है। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं 12 ग्राम की जगह कार्बन का सैंपल 12 kg लेता हूँ तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो ये जो एटम्स 10 पावर 23 है इसमें 10 पावर 3 मज़ीद ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा 10 पावर 26। तो 12 kg ऑफ कार्बन यानी मास ऑफ 12 kg ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मेनी एटम्स 6.02 इंटू 10 पावर 26 एटम्स। बात क्लियर होगी। 23 26 में कन्वर्ट हो गया। अब राइट साइड को मैं पहले लिखता हूं और मैं एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू लाना चाहता हूं। मास ऑफ 6.02 10 पावर 26 एटम ऑफ कार्बन 12 कंटेन 12 kg, यानी इतने एटम्स के अंदर, कार्बन के इतने एटम्स के अंदर किलोग्राम में कितना मास आएगा 12 kg। 6.02 10 पावर 23 एटम्स लेता हूं तो कितना मास आ रहा है 12 ग्राम। इस फिगर पे जरा गौर करें। 12 ग्राम ऑफ सैंपल, 12 ग्राम जो है ना आटे में नमक के बराबर होगा। तो इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23। 6 के आगे 23 जीरो लगा दें तो ये तादाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 12 ग्राम सैंपल में इतने एटम्स आ रहे हैं। तो मैं केजी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो 6.02 10 पावर 26 एटम ऑफ कार्बन 12 कंटेन 12 kg। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होगा? तो 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये जो 6.02 10 पावर 26 का नंबर है ये 12 के नीचे राइट साइड पे डिवाइड हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब हम जानते हैं कि 1 एटम का मास ये है तो 1/12 ऑफ का क्या होगा, यानी मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो वो जो 1 वाला है इसके साथ 1/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया। और ऊपर देखें जो डेफिनेशन आपने लिखी है कि द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 दिस इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो लेफ्ट साइड पे ये जो टर्म है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये बाई डेफिनेशन क्या आ रही है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस राइट साइड पे 12 से कैंसिल होगा और 1 को 6.02 पे डिवाइड करें, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट न्यूमेरिकली कितना आ रहा है 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। तो देखें ये 1 की बैक साइड पे आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 27 जीरो, 0.01, 0.001, 0001। तो आप पॉइंट के बाद 27 जीरो लगाएंगे तब मास स्टार्ट होगा न्यूक्लियस का। तो यही वजह है कि मैंने पहले कहा है कि इसका नेकेड व्यू नहीं है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतने kg मास है और अगर 1 kg में निकालते हैं तो ये वाला डिजिट उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 kg में कितनी एटॉमिक मास यूनिट आती है वो आगे नेक्स्ट मैंने किया वो बता दूंगा। अब ये तो मास आ गई एटॉमिक मास यूनिट इन ए यूनिफाइड स्केल। अब इस 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, यानी न्यूक्लियस के पास इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के तहत E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। तो डेल एम की जगह ये वैल्यू डालेंगे 1.66 10 पावर -27 इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.492 इंटू 10 पावर -10 जोल। इन टर्म्स ऑफ जोल ये एनर्जी आ गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि ग्राम और किलोग्राम क्लासिकल फिजिक्स में यूज होने वाला यूनिट है मास के लिए, इसी तरह जोल क्लासिकल फिजिक्स में यूज होने वाला यूनिट है एनर्जी के लिए। न्यूक्लियर मासेस की एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है। तो हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है 1.602 10 पावर -19 जूल के। तो आपने जूल से एनर्जी बनानी है तो ये जो नंबर है इसको इक्वेशन 2 का जो राइट साइड है इसके नीचे डिवाइड कर ले। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 पावर 6 क्लासिकल फिजिक्स में मेगा है तो यहाँ
मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में ये क्या है, मिलियन है। तो एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टर्म को आपने बहुत अच्छी तरह जहन में रखना है, ये पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे यूज़ करनी पड़ेगी मुझे। ये वाली टर्म जिसको इक्वेशन 3 का है, और कुछ आगे टर्म्स हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड स्केल क्या होगा। वो जो नंबर आपने किलोग्राम में बहुत बड़े बड़े सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट याद रखी हुई है, रट्टा लगाया हुआ है, वो बहुत टीडियस वर्क है। तो इस स्केल में आप चुटकी में इलेक्ट्रॉनिक मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और उनकी करस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी आप फ़ौरन याद कर लोगे। और बड़े कॉमन से नंबर आते हैं, आपको कैसे आते हैं, इधर देखें। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ kg, इक्वेशन 4 है। तो मैंने आपको कहा है ना कि यूनिफाइड स्केल में, एटॉमिक मास यूनिट में, इसका जो यूनिट है कैपिटल यू सिंबल वाइज लिखा जाता है। तो आप किलोग्राम से किस में जाएं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये जो इक्वेशन 1 थी, देखिए राइट साइड पे वन एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10⁻27 kg है। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 kg क्या होगा, ये राइट साइड वाला नंबर उस तरफ लेफ्ट साइड के नीचे डिवाइड हो गया कि 1 kg 1/1.66 10⁻27 AMU। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में है, इसको डिवाइड कर लो किस पे, 1.66 10⁻27 पे। तो जब इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0.000548 यूनिट। आसान हो गया ना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मास को बजाय 9.1 10⁻31 kg के कहने के, आपने क्या कहना है, 0.0005, बस इतना कह दो, लास्ट 2 डिजिट ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे यूनिट क्या आएगा, कैपिटल यू। ये यूनिफाइड स्केल में एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज होता है। अब इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी क्या है, यानी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिवॉल्व करता है, कोलम्बिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, उस वक्त जो उसके पास एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 AMU की एनर्जी है 931.5। तो इतने की क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन की मास आ गई है, जस्ट इस मास को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये एनर्जी आ जाती है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह प्रोटॉन का मास, सिंस प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 kg, अब इसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वही नंबर जो ऊपर इलेक्ट्रॉन के मास के लिए डिवाइड किया है, आप प्रोटॉन के मास को 1.66 10⁻27 पे डिवाइड करो तो आपको मिलेगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 यूनिट, 1.007। अब इसकी एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। यानी ये रेस्ट मास एनर्जी वो एनर्जी होगी जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्पिन करता है, तो उस वक्त जो उसने एनर्जी कैरी की हुई है दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यही 1.007 यूनिट के साथ आपने 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 937 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आएगी 1.008, तो इसकी मास आएगा 1.008 और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 938 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4 टर्म्स आपके पास आ गई। इलेक्ट्रॉन का मास यूनिफाइड स्केल में क्या आ रहा है, 0.0005 यूनिट। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 चीजें, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 यूनिट, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 937 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मोबाइल नंबर याद रख लें, लास्ट 3 डिजिट है 937। तो प्रोटॉन का जो जुड़वां भाई है न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन 1908 में मेरे ख्याल में डिस्कवर्ड हुआ और ये बाई की पैदाइश हुई है 1934 में, चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था। तो थोड़ा सा मास उसका ग्रेटर है 1.008, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी 938 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 6 नंबर आपने सोते वक्त दोहराने हैं माइंड में, क्योंकि पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में ये बार बार यूटिलाइज होंगे। तो दिस वाज द थ्योरेटिकल अप्रोच और एनालिटिकल मेथड इन विच वी कैन एस्टिमेट न्यूक्लियर मासेस ऑन यूनिफाइड स्केल। ये तो हो गया कि न्यूक्लियर के मास को और एलिमेंट्री पार्टिकल के मास को यूनिफाइड स्केल में कैसे लिखा जाता है।
मास को भी और एनर्जी को भी, रेस्ट मास एनर्जी को भी। अब हम आते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर के मास को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन विच बाय यूजिंग विच वी कैन एस्टिमेट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर मास। तो उसके लिए 1931 में मेरे ख्याल में विलियम ऑस्टन एक साइंटिस्ट था, उसने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो राइट साइड में आए, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या चीज़ है। इस पे जाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आइसोटोप के मतलब लेते हैं। ये ऑलरेडी बेसिक क्लासेस में किया हुआ है, यहाँ यूज़ होगा तो मैं वो ले लेता हूँ। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? आइसोटोप, यहाँ पर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप कहेंगे न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is called isotope, या nuclei of same element having same charge number but different mass numbers are called isotope। यानी ऐसे सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉनों की तादाद सेम हो, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है वो सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है क्लोरीन की, क्योंकि ऑस्टन ने फर्स्ट टाइम क्लोरीन को यूटिलाइज किया था, मैंने यही लिखी है क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। अब देखें ये नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉनों की तादाद है, यानी प्रोटॉन्स कितने हैं दोनों के पास? 17। ठीक हो गई बात। पहला जो आइसोटोप है क्लोरीन का, इसके दो आइसोटोप हैं जिसका मास नंबर 35 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। जबकि सेकेंड आइसोटोप में प्रोटॉन 17 ही है लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 17 ही है लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। डिफरेंट आ गए हैं ना। अब ये जो 1735 है इसकी नेचुरल एबंडेंस या रिलेटिव परसेंटेज, रिलेटिव एबंडेंस ये 75% है, यानी ये परसेंटेज में ज़्यादा पाया जाता है। और 1737 जो है इसकी परसेंटेज 25 है, ये कम है। तो ये कैसे पता चला? इन पे ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता, ये तो एलिमेंट्स हैं, उनके न्यूक्लियाई है। तो आइसोटोप की नेचुरल एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस, आइसोटोप को डिटेक्ट करना और न्यूक्लियर मास को एक्यूरेट मैनर से कैलकुलेट करना, ये तीनों काम मास स्पेक्ट्रोमीटर करता है या मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर किए जाते हैं। और विलियम ऑस्टन ने एक मेथड बताया था हमें कि हम कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। अभी मैंने बताया है कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूक्लियर मासेस को एक्यूरेट तरीके से मेजर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आइसोटोप ऑफ केमिकल एलिमेंट को डिटेक्ट करना और साथ में उनकी रिलेटिव परसेंटेज बताना। तीसरा एडवांटेज क्या है कि उनकी तादाद को बताना कि आइसोटोप तादाद में कितने हैं। क्लोरीन के 2 हैं, हाइड्रोजन आप जानते हैं उसके 3 आइसोटोप हैं, यूरानियम के 3 आइसोटोप हैं, टिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 10 आइसोटोप हैं। तो ये चीज़ हमें बताएगी कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? मास स्पेक्ट्रोमीटर अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मासेस एंड आल्सो सेपरेट isotope of an element with their relative abundance is called mass spectrometer। क्लियर होगी बात? ये इसकी स्टेटमेंट। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम पॉजिटिव आयन को एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी दो फील्ड होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम जब पॉजिटिव आयन को, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगी और उस डिफ्लेक्शन को आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर होगी बात? अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसके मुख्तलिफ वर्जन है। ये जो विलियम ऑस्टन ने उस वक्त जो वर्जन लिया था वो मैंने बनाया है। आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा कि लेटेस्ट वर्जन क्या आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास ओवन है। इस ओवन के अंदर हम उस एलिमेंट को रखेंगे जिसके आइसोटोप को आपने एनालाइज करना है।
ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये यूरेनियम हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है, ये टिन हो सकता है, ये सोडियम हो सकता है। क्लियर होगी बात। ये हॉट ओवन है, और याद रख लें जब हॉट ओवन में सैंपल को रखते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से ये वेपोराइज होगा। जब वेपोराइज होगा इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएंगे, तो पीछे जो डेंस पोर्शन है न्यूक्लियस रहेगा, तो न्यूक्लियाई कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? पॉजिटिव। इसलिए मैंने इस ओवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पॉजिटिव आयन बाहर आएंगे। अब पॉजिटिव आयन न्यूक्लियस है, चार्ज एक जैसा है, लेकिन इनकी मासेस क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है? डिफरेंट है। क्लोरीन को लेते हैं ना, तो क्लोरीन का एक न्यूक्लियस जब बाहर आएगा तो उसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन दूसरा न्यूक्लियस जब क्लोरीन का बाहर आएगा तो उसमें 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये मैसिव होगा ना, और ये मास वाइज थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा इसका मास। तो इट मीन्स कि जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन डिफरेंट आएगी। तो दिस इज एन ओवन, हॉट ओवन, जिसमें सैंपल रखा हुआ है। आगे पॉइंट को समझना है। ये S1 और S2 टू स्लिट्स हैं। जब पॉजिटिव आयन बाहर आएगा इमर्ज आउट होके, तो इन दोनों स्लिट को हैवी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, हाई पोटेंशियल सोर्स से अटैच किया गया है V0। तो इसका मकसद क्या होगा? इनको एक्सेलरेट करना, यानी इस पोटेंशियल की वजह से जो पॉजिटिव आयन है ये एक्सेलरेट होंगे अपवर्ड। अब बीच में 2 मेटल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव मेटल प्लेट और एक नेगेटिव मेटल प्लेट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये फील्ड डायरेक्शन है। और बीच में डॉट बार मैंने ये रेड मार्कर के डॉट रिप्रेजेंट की हुई हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बोर्ड से आउट अप्लाई की गई है। पॉइंट को समझना है, यानी पॉजिटिव आयन जब सोर्स से एमिट होकर बाहर आएगा तो आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, जिन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई की हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो देखें क्या एंगल बन रहा है इनके दरमियान, 90 डिग्री। और आयन कैसे आ रहा है? ये इस तरह आ रहा है। तो अब तीनों को देखें, तीनों आपस में क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आयन यूं ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो यही मैंने प्रिंसिपल बताया था ना, टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ पॉजिटिवली आयन व्हाइल पासिंग थ्रू कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज आएगी। अब आगे मेन रीजन है, आयन आगे जाएगा। ये एक चेंबर है, वैक्यूम चेंबर है, जिसमें से एयर को पंप आउट कर दिया गया है। और इस वैक्यूम चेंबर में दोबारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये डॉट बार से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस वैक्यूम चेंबर के बॉटम पे यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट है, स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की है, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड की है, व्हाटएवर, जिस स्क्रीन के ऊपर आयंस आके स्पॉट्स बनाएंगे। और इस स्क्रीन को अटैच किया गया है डिटेक्टर से। ये डिटेक्टर 2 तरह के हैं, एनालॉग डिटेक्टर भी हो सकता है, डिजिटल डिटेक्टर भी हो सकता है। अगर एनालॉग है तो आयन की प्रेजेंस को वो रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ एनालॉग सिग्नल पीक्स बनेंगी। और अगर डिजिटल डिटेक्टर है तो नंबर ऑफ पल्सेस या आयंस जो है ना, तादाद में काउंट डिजिट जो है ना वो शो होंगे आपको। तो ये थी आपकी मतलब कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन कि बेसिकली क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग, इसकी वर्किंग क्या है और मैथमेटिकली और कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया। तो जो कंसंट्रेट रखनी है पॉजिटिवली आयन सोर्स से, यानी जो ओवन में आपका एलिमेंट है, जो सैंपल है, ये हीटअप होने के बाद यहाँ से पॉजिटिवली आयन इमर्ज आउट होके बाहर आएगा विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और ये एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स स्लिट S2। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जब पॉजिटिवली आयन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगी? टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। अब मैग्नेटिक फोर्स, आपको इल्म है कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है इनके दरमियान? 90 डिग्री। और हम बेसिक क्लासेस से जानते हैं कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल्स
enters in a magnetic field which act normal to the motion of charge particle, a maximum magnetic force act on it, which is equal to QVB sin theta. तो थीटा 90 है तो QVB साइन ऑफ 90, साइन 91 QVB। यहां पर जो Q चार्ज है इसको हम E कह देंगे, स्मॉल e। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड रूल से। पार्टिकल ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। देखें राइट हैंड रूल, ये अपवर्ड जाएगा और मैं आपकी तरफ फिंगर को कर्ल करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है? उस डायरेक्शन में आ रही है। तो इट मीन ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि दोनों फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया गया है पॉजिटिव आयन के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करे और पॉजिटिवली आयन सीधा स्ट्रेट निकल जाए। इस मेथड को बोला गया था वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। यानी यहां से जो पॉजिटिव आयन है, मुख्तलिफ पॉजिटिव आयन मुख्तलिफ मासेस पोजेस करने वाले जब ओवन से बाहर आती हैं तो उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। वी सेलेक्ट और कंसिडर only those positively ion whose velocity act normal to both electric and magnetic field. That is why it is called velocity selector method, कि हमने उन पॉजिटिव आयन को सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही थी? 90 डिग्री। अदर डायरेक्शन वाले हमने कंसिडर ही नहीं किए हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएं। और जब ये पॉजिटिवली आयन जो कि एक न्यूक्लियस है बेसिकली, जब स्ट्रेट सेकंड रीजन में एंटर होता है तो वहां पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फर्स्ट रीजन तक मैथमेटिक्स क्या आएगी? तो जो दें यहां पर मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? इक्वल और अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? QE। तो Q को मैंने स्मॉल e कहा हुआ है तो E इंटू कैपिटल E। मैग्नेटिक फोर्स QVB, तो Q को फिर E कहा गया है तो EVB। तो यहां से E और E दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन? उस न्यूक्लियर जो कि पॉजिटिव आयन है, ये बेसिकली न्यूक्लियाई बाहर आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? E/B। तो देखें दोनों फील्ड नोन है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नोन है और मैग्नेटिक फील्ड भी नोन है। दोनों की रेशियो ले लें तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किस वेलोसिटी के साथ आपका पॉजिटिव आयन जो है ओवन से प्रोड्यूस्ड हुआ और बाहर आ गया। एक अप्रोच एक और बता देता हूं, अगर ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का इफेक्ट आप लेते हैं तो आप यूं भी लिख सकते हैं ½mv² EV0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज टाइम ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो यहां से V निकाल दें तो रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, जो है ना। ये भी एक अप्रोच है। मैंने कहा था मास स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट वर्जन है, तो आपके लेवल में मैं ये वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड वाली अप्रोच यूज कर रहा हूं। तो दिस इज इक्वेशन 1। ये यहां तक मैंने एक्सप्लेन किया, वर्किंग ऑर्डर, साथ मैथमेटिक्स लिख दी। अब हम सेकंड रीजन में एंटर होने वाले हैं। तो यहां पर कहता है कि व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई enters in a region 2 where magnetic field apply normal to the direction of motion of charge particle, a magnetic force act on it and compel it to move in a semicircular path। कि जब पॉजिटिव आयन रीजन 2 में आएगा तो ये कोई पार्टिकुलर मास पोजेस करता है। जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो यहां पर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह अप्लाई की हुई है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी और ये डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट होने के बाद सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा और ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जाके स्पॉट्स बनाएगा, इमेजेस बनाएगा। तो अगर तमाम पॉजिटिव आयन का मास सेम होता, तो जो देनी है, तमाम पॉजिटिव आयन का मास सेम होता, सेम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होती, एक ही स्पॉट बनता स्क्रीन पे। लेकिन ऑस्टन कह रहा है कि मुझे स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट स्पॉट और डिफरेंट इमेजेस मिली हैं। डिफरेंट स्पॉट और डिफरेंट इमेजेस ये इंडिकेट करती हैं कि यहां ओवन से एक ही तरह का न्यूक्लियस मर्ज आउट होके बाहर नहीं आ रहा, डिफरेंट न्यूक्लियाई आ रहे हैं, हालांकि सैंपल सेम है। यानी एक ही सैंपल में न्यूक्लियाई क्या हो सकते हैं?
डिफरेंट हो सकते हैं। जब न्यूक्लियाई डिफरेंट हो सकते हैं इट मीन आइसोटोप क्या हो सकते हैं, उस एलिमेंट के आइसोटोप डिफरेंट हो सकते हैं। आपके सामने मैंने प्रूव किया था कि इसका क्लोरीन में जो 1737 है इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा। अगर सैंपल में मैं क्लोरीन को ही लेता हूं तो क्लोरीन का मास, न्यूक्लियर मास यानी न्यूक्लियाई, क्लोरीन के न्यूक्लियाई जब रीजन 2 में जाएंगे तो आपको जो बेंडिंग मिलेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो एक जैसी होगी या डिफरेंट होगी? वो डिफरेंट होगी। तो अब तक की जो मैथमेटिक्स है वो क्या होगी? तो जो देनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो बेसिक क्लासेस में ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड सेम ली गई है, लेकिन सेम हो नहीं सकती है, ये जहन में रख लें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर करने के लिए यानी इक्वेट करने के लिए यूज की गई है। इसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड बेंडिंग उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ और है। तो रीजन 2 में, इन रीजन 2 वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नॉर्मल टू मोशन ऑफ पॉजिटिवली आइन, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी प्राइम मैंने ले ली है, पहले मैंने बी कहा था, तो इस रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल को बी प्राइम कह दिया है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक वी से कैंसिल होगा, तो ई बी प्राइम एम वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से पहला यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर का, राइट साइड के m को e के नीचे डिवाइड कर लें और b प्राइम को उधर ले जाएं, तो e बाय एम v डिवाइडेड बाय b प्राइम r। तो यू कैन कैलकुलेट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ आइदर पॉजिटिव आइन, प्रोटॉन है वो या कोई भी आइन है, उसकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फाइंड करते वक्त भी यही अप्रोच यूज की गई थी। दूसरी तरफ एम वी क्या चीज़ है? लीनियर मोमेंटम। वी कैन आल्सो कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियाई, उनका मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूजेस मिल रहे हैं। अब इस इक्वेशन में v की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दें, क्योंकि v मैंने फाइंड किया हुआ है ना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 में v की वैल्यू यूजिंग 1 इन 2, तो देखें v क्या है? e बाई बी। तो v की जगह क्या आएगा? e डिवाइडेड बाई b, बाकी टर्म वही रहेगी b प्राइम r। अब यहां हम कहते हैं स्पेशल केस, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इफ b इक्वल टू बी प्राइम, कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ले लूं मैं, तो फिर b प्राइम है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? e डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर r। ये अप्रोच आपकी एफएससी लेवल में की गई है कि आपके पास जो E बाई एम है वो E डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू आर, जब फील्ड सेम लें, हालांकि ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटली फील्ड सेम नहीं है, तो बी स्क्वायर बाई आर। अब E बाई बी इंटू बी प्राइम ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो E बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो यहां से क्या पता चला? E तो पॉजिटिव आयन का चार्ज था, तो मास और आर का क्या रिलेशन आया? ये जो बेंडिंग हुई है, तो बेंडिंग के स्क्रीन के ऊपर स्पॉट्स मिले हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से हर स्पॉट का डिस्टेंस मेजर कर लें। तो पहला स्पॉट जो है उसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये R1 है, दूसरा स्पॉट जो P2 पॉइंट पे है, फर्स्ट वाले स्पॉट को P1 मैंने कह दिया, यानी इसको कह दिया P1 इमेज, फर्स्ट इमेज। इसके करस्पॉन्डिंग जो मास है M1, सेंटर से मेजर करें तो R1, ये इसका रेडियस आ जाएगा। सेकेंड इमेज P2, इसका मास M2 होगा और इसका डिस्टेंस R2। थर्ड इमेज P3, इसका मास M3 और इमेज डिस्टेंस R3। तो यहाँ से M R के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब M अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ इक्वेशन 3 में देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको, तो आप E और M को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और E को बी प्राइम आर से, तो यहाँ से मास फाइंड करें तो E डिवाइड हो जाएगा, तो मास यानी न्यूक्लियर मास E बी इंटू बी प्राइम कैपिटल R डिवाइडेड बाई E, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 4 जो है ये यूज की जा सकती है किस मकसद के लिए? न्यूक्लियर मास को मेजर करने के लिए। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट और अप्रोच इन विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमिन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मासेस। तो इसमें देखें स्मॉल ई हमें इल्म है, कोई भी आयन आएगा उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव आयन है, न्यूक्लियस बाहर आ रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तादाद मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ। तो बी
नॉन मैग्नेटिक फील्ड, बी प्राइम भी नॉन है, कैपिटल ई नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जो स्पॉट्स बना है उसका डिस्टेंस मेजर कर लें, आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा। तो अब इसके लिए कहता है कि मैंने कहा ना कि एम और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियाई ज्यादा बनेगा। तो क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप 1737, इनका न्यूक्लियर मास ज्यादा था ना, इट मीन इसका मास ज्यादा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात ज़हन में आ गई। तो फॉर R1 वी गेट M1 एंड फॉर R2 वी गेट M2। तो क्लोरीन का फर्स्ट आइसोटोप, इसका मास कम है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। अब आइसोटोप कैसे पता चला? किसी भी सैंपल के लिए स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस की तादाद थी, जो नंबर ऑफ स्पॉट्स थे, नंबर ऑफ स्पॉट्स और नंबर ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन विल टेल्स अस टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन दैट सैंपल। उस सैंपल में मौजूद आइसोटोप की तादाद बताएगा। तो क्लोरीन के अगर 2 आइसोटोप है तो 2 स्पॉट्स बनेंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए कितने स्पॉट बनेंगे? 3 बनेंगे। मैस ऑफ एलिमेंट यूरानियम है तो यूरानियम के लिए कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। टिन है तो टिन के लिए 10 स्पॉट्स बनेंगे, जो है ना। क्लियर होगी बात? तो नंबर ऑफ स्पॉट फर्स्ट, यानी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इमेजेस आर स्पॉट, नंबर ऑफ आइसोटोप। अब जो स्पॉट्स बनती हैं, इमेजेस बनती हैं, जहां पर भी इमेज बनेगा कोई इंप्रेशन होगा, यानी वो मैग्नीफाइड इमेज है या डिफ्यूज्ड इमेज है। अगर उनकी इंटेंसिटी को देखते हो तो ये मैंने कहा है ना, नीचे डिटेक्टर्स हैं, एनालॉग डिटेक्टर भी है और डिजिटल भी है। एनालॉग डिटेक्टर्स में आपको पल्सेस मिलेंगी, यानी जिस आइसोटोप की रिलेटिव परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, इमेज इंटेंसिटी। तो वहां पर पीक्स क्या होगी? ग्रेटर बनेगी। तो पीक्स का ग्रेटर ऑब्जर्व होना या इंटेंसिटी का ग्रेटर ऑब्जर्व होना किस चीज को इंडिकेट करता है? कि ये जो आइसोटोप है इसकी नेचुरल परसेंटेज या एबंडेंस ज्यादा है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस विल टेल्स अस नेचुरल एबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप। और तीसरी न्यूक्लियर मासेस, वो मैंने बता दिया यूजिंग इक्वेशन 4। इसको यूज करते हुए आप न्यूक्लियर मासेस मेजर कर सकते हो। तो जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, मैंने कहा ना ये एनालॉग तो हो गया, जो डिजिटल है इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये मूवेबल डिटेक्टर्स होता है, इसको मूव करवाते हैं। हर स्पॉट्स के करस्पॉन्डिंग आयनिक करंट ऑब्जर्व किया जाता है। पॉइंट को समझे, आयनिक करंट। तो जिस आइसोटोप की नेचुरल परसेंटेज कम होगी, उसकी तादाद कम है तो कम आयन्स उसके आ रहे होंगे, तो हर आयन के करस्पॉन्डिंग करंट है। तो ये जो डिजिटल डिटेक्टर्स है, बेसिकली आयोनाइजेशन डिटेक्टर ये लिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब आयन कम आ रहे हैं तो कम करंट ऑब्जर्व होगी, आपको कम नंबर ऑफ आयन्स ऑब्जर्व होंगे डिजिटल फॉर्म में, और करंट भी कम होगी। जहाँ परसेंटेज जिसकी ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, तो लार्ज करंट ऑब्जर्व होगी। तो लार्ज करंट मीन लार्ज नंबर ऑफ आयन, तो नेचुरल परसेंटेज ज़्यादा होगी। ये लेटेस्ट वर्जन में उन्होंने ये अमेंडमेंट की है इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो अब एंड में जाते जाते इसकी स्टेटमेंट को दोबारा मैं दोहराता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। मैंने क्या कहा था कि एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच we can measure accurate value of nuclear masses and also separate out isotope of an element with their relative abundance is called mass spectrometer। और प्रिंसिपल क्या बताया था? deflection of charged particle in a combined electric and magnetic field be the basic principle of मास स्पेक्ट्रोमीटर। और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने देख ली है। तो इस तरह इस लेक्चर की का एडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर मासेस की थ्योरेटिकल अप्रोच और साथ ही एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हमने एक सिंगल लेक्चर में वाइंड अप कर ली। तो होके सी यू अगेन।